हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हिस्ट्री का प्रीमिक्स काफ़ी लंबे टाइम के बाद हो रहा है, तो जो आपका गैप रह गया बीच में, मैं उसकी भरपाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। और जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 से हमारा जो हिस्ट्री का प्रीमिक्स है वो रिवैम्प हुआ है, और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर 5 क्वेश्चंस की बात करें तो वही आप तक पहुंचाए जाते हैं, और इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आपके क्रैश कोर्स के रहेंगे कि जो अभी हमारा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें जो जो चीज़ें करवा दी गई हैं, ताकि आप साथ साथ में देख सकें कि आपके वो जो सर्टेन पोर्शंस है, सर्टेन टॉपिक्स हैं वो कवर हुए हैं। उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चंस प्रीलिम टेस्ट सीरीज से रहेंगे, एंड लास्ट में एक क्वेश्चन होगा हमारा यूपीएससी का पीवाईक्यू, और उसमें भी मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जो कि कन्वेंशनल नहीं है, जो कि अनवेरिफाइड या फिर कोई नई अगर किताब आएगी अगर उससे पूछे गए हैं तो उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया या कोई अगले साल आ जाए तो आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस फ्रॉम द क्रैश कोर्स की बात करते हैं कि 2 हमारे जो क्वेश्चंस क्रैश कोर्स में मैंने करवाए हैं उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर है अरेंज द गिवन फॉर्म्स ऑफ पोएट्री इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, की कौन सी पोएट्री सबसे पहले आई टू द लास्ट, की कौन सी सबसे पहले लास्ट में आएगी अगर हम एक्सकावेट करते जाएंगे फ्रॉम द अर्लीस्ट वन टू द लेटेस्ट वन। तो 4 हमारे पास फेमस पोएट्रीज हैं जो हमारे को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। सबसे पहले है ब्लैक एंड रेड वेयर, फिर उसके बाद ऑक्रे कलर्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड NBPW नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो अगर आपने ये पूरा चैप्टर किया है, ये किसके अंदर आएगा? चालकोलिथिक पीरियड के अंदर ये हमारे को सारी पॉटरीज के बारे में देखने को मिलता है। तो आपने ऑप्शन बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी है और कौन सी सबसे नई है। तो पॉज करते हुए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना सही आंसर को मार्क कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3, 4। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, ये वैसे तो हमारे पूरे चालकोलिथिक जब हम डिस्कस करते हैं वहां पर करवाया गया है, पर अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखो जो कंफ्यूजन आती है ना वो इसमें है कि पहले कौन सी आएगी, ब्लैक एंड रेड वेयर या फिर ओसीपी। अलग अलग जगह के ऊपर जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो अलग अलग जगह के ऊपर कई जगह में BRW नीचे है और कई जगह के ऊपर OCPW नीचे है। पर उसके जब हम सब्सिक्वेंट लेवल्स में जाते हैं तो 3rd नंबर पे हमेशा पेंटेड ग्रेवेयर आएगा और लास्ट में आएगा हमारे पास नदरन ब्लैक पॉलिश वेयर। अगर आपने मौर्यन एम्पायर पढ़ा होगा तो वहां पर जब हम इस पोट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ये मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करती है और इसको काफी ज्यादा वैल्यूएबल बताया गया है। वैल्यूएबल के बारे में हम किस तरह से जानते हैं कि हमारे को एक एक्सकावेशन के दौरान एक वास मिला जो कि टूटे हुए पत्थरों से बनाया गया था, मतलब टूटे हुए वो मिट्टी के टुकड़े थे, उनको जोड़ के इकट्ठा किया गया, जिससे हमारे को ये हमने अंदेशा लगाया कि हो सकता है ये जो पॉटरी का फॉर्म है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा हो, और अगर ये टूट भी गया फिर भी इसको इकट्ठा किया गया, इसको जोड़ा गया। उसके बाद हम पेंटेड ग्रेवेयर की बात करते हैं तो वो वैदिक टाइम पीरियड में आएगा, और उसके पहले की बात करें तो हड़प्पन टाइम पीरियड के दौरान हमारे को ये दोनों ही फॉर्म्स ऑफ पॉटरी देखने को मिलती है, BRW और OCP। तो ये जरूर हो सकता था कि आप इन 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते कि इसमें से कौन सा सही आंसर आपका हो सकता है। ये दोनों पक्के गलत होते क्योंकि आपने अर्लीस्ट से लास्ट तक लगाना है। पर अगर कल को आपको आ जाए कि BRW और OCP में किसको पहले चूज करेंगे तो हमेशा BRW को सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ पॉटरी की तरह हम चूज करके आएंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग जगहों के ऊपर एक्सकावेशंस की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर साइट्स में BRW सबसे हमारे को नीचे मिलेगी। तो इट वाज अ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन। हाँ, डाउट हो सकता था इन दोनों ऑप्शंस के अंदर, तो आप उस हिसाब से अपने आंसर को मार्क कर सकते थे। तो उसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, आप सबने पढ़ा होगा, तो रिलेटिवली ये भी काफी इजियर क्वेश्चन रहेगा, मैं आशा करता हूं आपको आता होगा। तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहले प्लान्ड अर्बनाइजेशन, फिर एविडेंसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इनका ट्रेड हुआ करता था बाकी देशों के साथ। ब्रॉन्ज कास्टिंग थ्रू लॉस्ट वैक्स टेक्निक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या थी और ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या, ये ब्रॉन्ज के टूल्स बनाया करते थे या नहीं। एंड लास्ट में हमारे पास डेवलप्ड रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म्ड इन स्मॉल टेम्पल्स। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है कि रिलीजियस प्रैक्टिस ये किया करते थे बट इन स्मॉल टेम्पल्स, ना कि बड़े टेम्पल्स के अंदर। तो आपने इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो अपने सही आंसर को मार्क कीजिए कि आपके हिसाब से क्या सही आंसर है। तो देखिए जो पहले 3 ऑप्शंस हैं वो तो एकदम सही हैं,
कि हाँ ये तीनों ऑप्शंस इसके हड़प्पन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर जब आप पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो वहां पर बहुत बार रिपीट किया जाता है कि रिलीजियन के जो अवशेष हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो बहुत नाम मात्र के हम बराबर हमारे को मिलते हैं, क्योंकि कोई भी टेम्पल के अवशेष हमारे को नहीं मिले आज तक। तो ये ऑप्शन जो है सीधा ही गलत हो जाएगा, दैट दे परफॉर्म्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन स्मॉल टेम्पल्स, और इस वजह से ये तीनों ऑप्शंस कट आउट होके 1, 2 एंड 3 आर द राइट आंसर। तो यूपीएससी के अगर आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो रिलेटिवली कई बार बहुत सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं है कि बहुत हाई फाई चीज़ों को ही हमेशा तैयार रखना है, पर हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और आपका गलत हो गया तो आप पक्का रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये आता होगा। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन की बात करें तो वहां पर है रिलीजन ऑफ एनिमिज्म, मतलब कि वो हर उस चीज की पूजा किया करते थे जो कि नेचुरल थी, जैसे कि सन की, फायर की, धरती माता की, जैसे आपने मदर गॉडेस के वो स्कल्पचर्स देखे होंगे, तो इस तरह की वो वर्शिप किया करते थे। टेम्पल का एक भी अवशेष हमारे को देखने को नहीं मिलता है ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा प्लैंड अर्बनाइजेशन, जब भी आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो प्लैंड अर्बनाइजेशन उसमें पैरामाउंट है। एविडेंसेस ऑफ इंटरनल ट्रेड, जैसे कि हम गोल्ड की बात करें तो वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, अफगानिस्तान से बहुत सारे मेटल्स इंपोर्ट किए जाते थे, तो वो बहुत बेसिक है कि हाँ देयर वाज एन एविडेंसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको देश याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से क्या मंगवाया जा रहा है, आपको सिर्फ एसेंस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ करता था। देन ब्रॉन्ज कास्टिंग थ्रू लॉस्ट बैक टेक्निक। अब ब्रॉन्ज का आपने वो बहुत फेमस वो लेडी का फिगर बना हुआ देखा होगा जो कि हड़प्पा से हमारे को एक्सकावेट हुआ है, जहां पर वो त्रिभंगा स्टाइल में खड़ी है, वो ब्रॉन्ज मेटल स्कल्पचर है। तो वो किस टेक्निक से बनाया गया था? लॉस्ट बैक टेक्निक से, जहां पर एक पहला मोल्ड बना लिया जाता है, उसके बाद उसमें जो क्या कहते हैं ब्रॉन्ज को भरा जाता है, तो वहां से ये सारा कुछ आया। और फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, सो द राइट आंसर इज बी 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरे क्रैश कोर्स में करवाया जाता है, तो ये उसका एविडेंस है। फिर अब बात करते हैं दो क्वेश्चन जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज में एनरोल करना तो वो भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो आपको पता होगा कि जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ ड्यूरिंग द कनिष्क पीरियड, तो बुद्धिज्म के दो फॉर्म्स बन गए, हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो उसी में से महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है दैट बुद्धा's प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। दूसरा, दैट दे यूज संस्कृत लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द मासेस। एंड द थर्ड ऑप्शन सेज दैट दे बिलीव्ड इन द बोधिसत्व कंसेप्ट ऑफ द सेल्वेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल्स। तो आपने बताना है कि अगर हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो कौन से ऑप्शन सही हैं। तो अपने प्लीज सही ऑप्शन को मार्क कीजिए। अगर आप बुद्धिज्म से डरते हैं या आपको लगता है कि आप डिटेल में नहीं कवर कर पाए हैं, तो मेरे द्वारा यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाएंगे तो बुद्धिज्म के ऊपर डिटेल में पूरा कंसेप्ट है, पूरा लेक्चर है 1 घंटे का, उसको जाके देख लीजिए। उससे ही आपको मोस्टली क्वेश्चन सारे वहां पर पूछे जाएंगे और आप सही से सॉल्व करके आएंगे। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें, सो द आंसर इज बी 2 एंड 3 ओनली। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं दैट बुद्धा's प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस, तो ये जो फीचर है वो है हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। जो मेन डिवीजन हुआ था हीनायान एंड महायान के अंदर, उसमें जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि विद द टाइम हमारा जो रिलीजन है वो भी डेवलप करे। ये ना हो कि जो हम पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीकों से रिलीजन को चला रहे हैं उसी से चलते रहें। जिस तरह से पूरे समाज ने डेवलप किया है, आगे चल के और चीजें आ रही हैं, तो हम भी उन नई चीजों को अपनाएं, धर्म के अंदर भी मॉडर्निटी लेके आए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पहले बुद्धा की इमेज बनाने की परमिशन नहीं थी, तो विद द टाइम आप देखेंगे कि बुद्धा की इमेजेस बननी शुरू हो जाएंगी, और ये किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर होगा? महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर। पर अगर हम हीनायान की बात करें तो उसके अंदर सर्टेन साइंस के द्वारा, मान लो अगर हमने बुद्धा जी का महापरिनिर्वाण, उनकी डेथ को दिखाना है, तो हम उनके फुट स्टेप्स को दिखाएंगे, सीधा उनकी कोई भी पिक्चर नहीं बना सकते, स्कल्पचर नहीं बना सकते। पर महायान के अंदर हम ये कर सकते हैं, इसकी वजह से पहला ऑप्शन गलत है। अगर हम हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें जो मेजर टूल ऑफ लैंग्वेज था जिसके थ्रू प्रमोशन की जाती थी वो है पाली लैंग्वेज।
तो विद द टाइम लोगों को समझ में आया कि अगर लैंग्वेज बदल रही है तो अब हमारे को धर्म के अंदर भी लैंग्वेज बदलने की जरूरत है, कि मासिस की अब लैंग्वेज है संस्कृत। तो महायान लोगों ने क्या किया कि संस्कृत को अपनी मेन लैंग्वेज बनाई, पर हीनायान के लोग अभी भी पाली के अंदर ही प्रोपोगेट कर रहे थे। एंड उसके बाद अगर हम लास्ट कंसेप्ट की बात करें, बोधिसत्वा कंसेप्ट की, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हीनायान के अंदर भी बोधिसत्वा कंसेप्ट था, पर उनके हिसाब से क्या था कि जब किसी बंदे ने, बोधिसत्वा का मतलब जिसको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई, तो वो अकेला जाके रहने लग जाएगा, भगवान की तपस्या करेगा, आम मासिस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। बट ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो उसमें बोधिसत्वा के कंसेप्ट को इस तरह से मॉडिफाई किया गया, इवन तो आपको एनलाइटनमेंट हो चुकी है पर आप निर्वाणा प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बाकी मासिस की भी मदद करनी है, और आपका काम है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस तरह से हीनायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और अगर आप बहुत डिटेल में करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपका पूरा लेक्चर पड़ा है, उसको जाके देख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये उसकी पीडीएफ की फोटो है जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब के नीचे जो लिंक लगा हुआ वहां से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आपके टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स अंडर अकबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आपने मुगल एम्पायर को अच्छे से पढ़ा है और उसके अंदर अकबर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि उसने जो लैंड पॉलिसी है उसको बहुत लंबे दौर तक चेंज करने की कोशिश की और बहुत सालों तक वो उसको डेवलप करता रहा। उसके अंदर जब वो लास्ट फेज ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी में आया तो क्योंकि दहशाला सिस्टम 10 साल का सिस्टम लगा दिया गया था, और उसके अंदर क्योंकि नई नई एरियाज को उसको कल्टीवेट करना था, तो पूरे लैंड एरिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया कि ये अगर लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है जिसको हर साल हम कल्टीवेट कर सकते हैं तो इस लैंड का नाम ये है। कोई अगर लैंड हम बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, उसको कल्टीवेशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन लगेगी, बहुत साल लग जाएंगे, तो उसका ये नाम रख दिया गया। उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लैंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि पोलाज लैंड एक ऐसी लैंड है लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। मतलब कि ऐसी कोई लैंड जिसको थोड़े टाइम के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। देन पारूती इज अ लैंड एनुअली कल्टीवेटेड, मतलब कि हर साल कल्टीवेटेड की जा रही है फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज नेवर अलाउड टू फैलो, कि मतलब कि उसको कभी भी फैलो छोड़ने की जरूरत नहीं है, कि वो इतनी ही फर्टाइल है कि एक के बाद एक क्रॉप हम उसके ऊपर उगा सकते हैं। देन चाचर इज अ लैंड दैट हैज बीन केप्ट फैलो फॉर 3 और 4 ईयर्स, की 3 से 4 सालों के लिए उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर ले। और बंजर इज अ लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स और मोर, कि 5 साल या उससे ज्यादा कि जब हम किसी लैंड को अनफैलो छोड़ते हैं, ऐसे खुले में छोड़ते हैं, तो उसको कहा जाता है बंजर लैंड। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज अपने सही आंसर को मार्क कीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता होता है तो वो करते हैं कि सीधा हाँ जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अब उसको बिना देखे हुए सीधा यहाँ पर आंसर मार्क कर देते हैं। यूपीएससी में अगर आप ऐसी गलती करके आएंगे तो ये मानिए कि आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। वहां पर आपकी नॉलेज के टेस्ट से बड़ा आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो प्लीज ऐसी कभी गलती मत करके आइएगा, नहीं तो वो आपको अगले 10-20 साल तक हमेशा तंग करती रहेगी। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली, कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, क्योंकि वो इंटरचेंज किए गए हैं। मतलब कि जो पलाज लैंड है उसका जो सही एक्सप्लेनेशन है विच इज एनुअली कल्टीवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन। एंड अगर हम पारूती लैंड की बात करें विच इज लेफ्ट फैलो फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट स्ट्रेंथ, तो ये इंटरचेंज है। और चाचर और जो बांजर लैंड है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम सही है। इसकी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। टोटल 5 तरह की हमारे पास लैंड्स हैं, तो आप बाद में देख सकते हैं। तो उसके बाद हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये रोमिला थापर जी की एक नई किताब आई थी अर्ली एशियंट इंडिया, उसमें से ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उठाई गई हैं। अगर आप आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको नहीं देखने को मिलेंगी।
तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उस पूरी नई किताब को पढ़ लूँ। देखो हर साल कोई ना कोई नई किताब आएगी, तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सिर्फ आपने हिस्ट्री तैयार नहीं करनी है, आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना है। पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए और आप अपने कॉमन सेंस के थ्रू अगर उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको छोड़ के आ सकते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि वहां पर अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर नेट में आप 60-65 भी ठीक कर दें तो आप कट ऑफ से बहुत आगे हैं। आपको वहां पर हमेशा स्कोप रहता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो डाउटफुल क्वेश्चन है, उनको छोड़ के आ सकते हैं, फिर भी आप आराम से प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। फिर भी एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या's अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कि अगर हम कौटिल्या की अर्थशास्त्र की बात करें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले आप पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, कि अगर कोई जज आके उसको सुना दे कि आज से तू स्लेव है, तो क्या वो उस हिसाब से स्लेव हो जाएगा। देन इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, कि अगर किसी स्लेव का, फीमेल स्लेव का अपने मास्टर के साथ कोई बच्चा हो जाए, एक बेटा हो जाए, शी वॉज लीगली फ्री, तो उसके बाद वो लीगली फ्री हो जाएगी। Then if a son born to a female slave was fathered by her master, then the son was entitled to the legal status of master son, कि अगर जो फीमेल स्लेव का बेटा हुआ वो अपने मास्टर के द्वारा उसको अपना बेटा बना लिया जाए, क्या उसको सारे अधिकार मिलेंगे जो कि उसके असली सन के होंगे या नहीं। तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको सही आंसर को मार्क करना है। तो देखो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है ये बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है, आप इसको नकारना बहुत मुश्किल है, कि ये तो बहुत ऑब्वियस आप सोच सकते हैं कि हाँ जुडिशियल पनिशमेंट के थ्रू तो बंदा कोई स्लेव बन ही पाता होगा। तो ऐसी जो जेनरिक स्टेटमेंट होंगी आप उसको सही मार्क करके आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपने इतना ज्यादा पढ़ा है, एशियंट इंडिया आपको पूरी पता है, तो आप ऐसी स्टेटमेंट को तो बाय हार्ट सही कर सकते हैं या गलत कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉमन सेंस कह रहा होगा। तो दिस स्टेटमेंट अगर आपने ना भी पढ़ी होती तो आप इसको सही मार्क करके आते, तो आप बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यहां पर ये जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है वहां पर आपको डाउट हो सकता था, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऐसे ऑप्शंस को, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आ सकते हैं जहां पर आप 3 स्टेटमेंट्स में फंसे हुए हो, जहां पर आप 2 स्टेटमेंट को नहीं तोड़ सकते। अगर तो 2 स्टेटमेंट्स तक पहुंच जाओ तो वहां पर आप पक्का तुक्का लगा के आओ, क्योंकि इनमें से 50% प्रोबेबिलिटी आपके पास है। पर अगर 33% प्रोबेबिलिटी ही है तो वहां पर आपको स्टेटमेंट सही या मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को ही स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं। ये जो सोर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर स्लेव की बात करें तो 4 तरीके से कोई भी बंदा स्लेव बन सकता है। सबसे पहले जुडिशियल पनिशमेंट, उसके अलावा है प्रिजनर ऑफ वॉर, कि अगर हमने सामने वाली आर्मी का कोई बंदा कैप्चर कर लिया तो वो भी बनेगा। देन है वॉलंटरीली, कि वॉलंटरी, मान लो आपने किसी का कोई डेट देना था, आप नहीं चुका पा रहे, तो आप वॉलंटरीली उसका स्लेव बन जाओगे, कि मैं क्योंकि पैसा नहीं दे पा रहा तो मैं तेरा स्लेव बन जाता हूं। और चौथा है बाय बर्थ। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि कौन से 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम स्लेव बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्या अर्थशास्त्र। एक तो है वॉलंटरीली, एक है बाय बर्थ, फिर हम बात करें बाय जुडिशियल पनिशमेंट, एंड लास्ट में हमारे पास है बाय बीइंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो कौटिल्या जी कहते हैं अर्थशास्त्र में कि ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम बन सकते हैं आ स्लेव। ये उस किताब में मेंशन है पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लकीली मैंने पढ़ी हुई थी, क्योंकि मार्केट में नहीं है, मेरे को किताबें पढ़ने का शौक है, तो मैंने बच्चों को करवा दी थी। पर अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आओगे। और बाकी जो दोनों ऑप्शंस हैं वो भी एकदम सही है, कि अगर किसी फीमेल स्लेव का अपने मास्टर के साथ बच्चा हो जाए तो उसको आज़ादी मिल जाती है, और अगर उस बच्चे को वो मास्टर अपना ले तो उसको सारे लीगल राइट्स भी मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो प्रीमिक्स है वो खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और लास्ट में अगर मैं आपके साथ बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है यूपीएससी को निकालने की, क्योंकि अब फरवरी स्टार्ट हो चुका है, आने वाले टाइम्स में आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ बच्चों को मिलता हूं तो मेरे को वो अब लग रहा है कि वो जो मौसम है प्रेशर का वो शुरू हो चुका है। तो हमेशा ये याद रखना कि इन प्रेशर के टाइम्स के अंदर कुछ बच्चे टूट जाएंगे और कुछ बच्चे बन जाएंगे। आपको नहीं डरना इस प्रेशर से, आपको हमेशा ये याद रखना है कि इस प्रेशर को मुझे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, तभी आप बनोगे।
ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, नॉलेज से बहुत ज़्यादा। जिस दिन 28 मई को जब प्रीलिम्स देने जाओगे तो बहुत कम क्वेश्चन है जो आपको आते होंगे, पर अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप उस दिन परफॉर्म कर पाओगे। परसिवेरेंस इज द की। तो कभी भी टेंशन के उस थॉट में जा रहे हो तो हमेशा ये याद रखना कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर टेंशन लोगे भी तो ये तो कोई इंश्योर नहीं हो रहा ना कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो सिर्फ ये सोचो कि टेंशन लेने के बजाय मैं और मेहनत कर लूं, और ज्यादा पढ़ लूं, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए वो मेरा सही हो। ये जो टेंशन है उसको एक लेवल तक ही रखना, नहीं तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगी। बचपन में मेरे पिताजी मेरे को ये कुछ लाइनें, बहुत फेमस लाइनें हैं मोहम्मद रफ़ी की, वो सुनाया करते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, खुशी और गम में फर्क ना महसूस हो जहां, अपने दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया और जो ना मिला उसे भुलाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मतलब कि देखो टेंशन तो आएंगी ही, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं आएंगी। आज से कुछ साल पहले और कोई टेंशन थी, आज और कोई टेंशन होगी, जब बन जाओगे तब और किसी तरह की टेंशन होगी। तो टेंशन ज़रा पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी एक साइड के ऊपर चल रही है तो पैरेलल में आपकी टेंशन चलती रहेंगी, बस उसका फॉर्म बदल जाएगा। सच कह रहा हूँ, अगर आप जिंदगी को देखने का तरीका समझ जाएंगे ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, जो जीवन है वो बहुत आसान हो जाएगा। यूपीएससी बहुत छोटी चीज है, अगर अपने जीवन का, अपने सोचने का दायरा बड़ा कर लेंगे ना तो यूपीएससी बहुत प्रोबेबली आपकी झोली में खुद ब खुद भगवान डाल देगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मैं आशा करता हूं आप इन चीज़ों से खुद को समझाएंगे कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी भी हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो 2024 का हो या 2023 के, जैसे कि क्रैश कोर्स, हमारे टेस्ट सीरीज, किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड जो कि है जस्ट अ सेकेंड, जो कि है मिशन 1105, क्योंकि इस बार जो सीट्स आई हैं वो 1105 हैं, तो उसके ऊपर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आप इस कूपन कोड का यूज़ करके एडिशनल 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। हम आपके लिए काफ़ी अपने दिल से मेहनत करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप चाहे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपको वो दिखेगी भी मेहनत कि हाँ हम आपके लिए काम कर सकते हैं। तो देखो इस साल 1105 सीटें हैं, मतलब कि पिछले साल अगर 11,000 लोगों ने मेंस लिखा था तो इस साल ऑन एन एवरेज 15 से 16,000 बच्चे मेंस लिखेंगे। आपके पास एडिशनल मौका है, 5 से 6,000 बच्चे जो एक्स्ट्रा जाएंगे, आपकी जो सिलेक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल हो जाएगी। तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत कर लीजिए। 1,000 का जो लेवल है वो बहुत रेयरली यूपीएससी आगे बढ़ता है, तो आपके पास ये बहुत सुनहरी मौका है जहां पर आप इसका फ़ायदा उठा के अपनी मेहनत जो आपने इतनी ज़्यादा की है उसका फल देख सकते हैं। तो प्लीज़ टाइम खराब मत कीजिएगा, बहुत दिल लगा के पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है, यही आपको आगे लेके जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं, या फिर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इससे प्रोत्साहन बढ़ता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। So this was all from my side. Thank you so very much.